फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 12वीं में आगे देखेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर में ईथर बनाने की सामान्य विधियाँ। तो जो ईथर है उनका सामान्य सूत्र होता है ROR। इसी को ईथर कहा जाता है, या फिर ईथर में ROR डैश भी हो सकता है, माने कि जब दोनों R अलग अलग होंगे, या फिर जब दोनों R अलग अलग रहते हैं या फिर सेम रहेंगे तो भी उनको ईथर कहा जाता है। तो ईथर बनाने की सामान्य विधियां आज हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली विधि है एल्कोहल का निर्जलीकरण। तो एल्कोहल जो है उसमें दो ठो एल्कोहल के अणु को लेंगे, माने कि C2H5OH एक एल्कोहल हुआ। अब दूसरा एल्कोहल है C2H5OH, दोनों को उल्टा करके एक ठो को उल्टा एक ठो को सीधा लिखा है। अब दो ठो एल्कोहल के अणु से वाटर का एक अणु बाहर निकाल रहा है H2O यहाँ से। तो दो ठो एल्कोहल से जब एक ठो जल का अणु बाहर निकालते हैं तो जल का बाहर निकालना माने निर्जल होना, तो निर्जलीकरण उसको कहा जाता है। इस विधि को विलियमसन का सतत ईथरीकरण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसको विलियमसन नामक वैज्ञानिक ने दिया होगा। उसके बाद इस विधि को कराया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, क्योंकि जब गर्म करेंगे तभी वहाँ से वाष्प के रूप में जल का अणु बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे इसको गर्म करते हैं, माने कि 100 डिग्री पे वाटर उबलता है, तो उससे ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी तभी उबल करके जल का अणु बाहर निकलेगा। तो यहाँ से दो ठो जल का अणु बाहर निकलेगा, एक ठो जल का अणु बाहर निकलेगा और C2H5 इसका, फिर O और इसका C2H5 जुड़ करके यहाँ पे डाई एथिल ईथर का निर्माण करेंगे और एक ठो जल का अणु बाहर निकला। तो इस प्रकार से ये ईथर निर्माण की पहली विधि है। इसमें हम लोग C2H5 और C2H5 लिए हैं, इसकी जगह पे अलग अलग सा कोई सा भी अल्कोहल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे यहाँ एथिल अल्कोहल लिए हैं तो यहाँ मेथिल अल्कोहल भी ले सकते हैं, प्रोपिल अल्कोहल ले सकते हैं। इसलिए उसी को समझाने के लिए यहाँ पे एक R डैश लिया है, एक ठो R लिया है। R डैश और R का मतलब है दोनों R, माने कि दोनों जो एल्किल ग्रुप है वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तब इस प्रकार से मिश्रित ईथर का निर्माण होगा। पहले हम लोग देखे थे ना सरल ईथर और मिश्रित ईथर। तो सरल ईथर प्रकार का ये एग्जाम्पल हो गया, या फिर सम्मित ईथर बोलते हैं, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप इक्वल है। जब दोनों एल्किल ग्रुप अलग अलग रहेंगे जैसे कि इस टाइप में, तो उसको मिश्रित प्रकार का ईथर या असम्मित ईथर भी कहा जाता है। तो ये हो गया। इस विधि के लिए कुछ सावधानियां आवश्यक होती हैं कि जो एल्कोहल है उसको अधिकता में लेना चाहिए तथा इसका जो टेम्परेचर है 140 डिग्री ही होना चाहिए। दूसरी सावधानी है कि इस प्रकार की विधि में सेकेंडरी या फिर टर्सरी माने कि 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्कोहल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर उनका उपयोग हम लोग करते हैं तो एल्किन फॉर्मेशन की संभावना रहती है। और यह विधि सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्राथमिक एल्कोहल में, उसके बाद पाया जाएगा द्वितीयक एल्कोहल में, और सबसे कम इसको देखा गया है तृतीयक प्रकार के एल्कोहल में। तो ये हो गया पहली विधि विलियमसन के, जो सतत ईथरीकरण की विधि कहलाती है। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं कि इसमें असम्मित ईथर बनाने के लिए इस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, साधारणतः सम्मित ईथर बनाने के लिए उसको उपयोग में लाते हैं। उसके बाद है इस विधि का प्रयोगशाला में कोई उपयोग नहीं किया जाता है, माने लैब में इसको करके नहीं देखना चाहिए, इनका उपयोग नहीं होता है। ठीक है, आगे दूसरा विधि है उत्प्रेरकीय निर्जलीकरण। ये भी क्या है, एल्कोहल का ही निर्जलीकरण है, लेकिन ये इन प्रेसेस ऑफ कैटालिस्ट या फिर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा। तो ये जो एल्कोहल है उसको Al2O3 एल्यूमिना नामक उत्प्रेरक पर इसको प्रवाहित करते हैं, क्या को, एल्कोहल की वाष्प को 240 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। तो यहाँ से भी जैसे सेम उसमें जल का अणु निकला था उसी प्रोसीजर से यहाँ भी जल का अणु बाहर निकलेगा दोनों एल्कोहल के बीच से और सम्मित प्रकार का ईथर बनता है। तो ये हो गई दूसरी विधि। अगला जो विधि है वह विधि, ये जो पहली विधि थी वो सतत ईथरीकरण की विधि कहलाती थी, लेकिन दूसरी विधि क्या कहलाएगी, विलियमसन संश्लेषण विधि कहलाएगी। इसमें क्या करेंगे, सोडियम एल्का ऑक्साइड प्लस एल्किल हैलाइड को रिएक्शन कराएंगे
तो इसमें का सोडियम और इसमें का X बाहर निकलेगा, NaX बना करके, और इसमें का RO और इसमें का जो R है वो ईथर के रूप में आएगा। तो एल्किल हैलाइड माने कि RH और सोडियम एल्का ऑक्साइड के बीच क्रिया कराई जाती है, जिससे क्या होता है, एक का सोडियम और एक का हैलोजन NaX बना करके बाहर निकल जाते हैं, प्लस ईथर हमको प्राप्त होता है। तो ये है इसकी विधि। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या करेगा, पहले R के जगह में कोई सा एल्किल ग्रुप, जैसे यहाँ एथिल को रखा है और यहाँ R' के जगह भी एथिल रखा है, तो दोनों में जब एथिल ग्रुप है तो सममित प्रकार का ईथर बनेगा, और इसमें का सोडियम और इसमें X के जगह में ब्रोमीन लिया है तो NaBr बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से हम लोग इस R के जगह में कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे कि इसमें एथिल लिया है, और R' के जगह भी कोई सा भी ग्रुप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे मेथिल लिया है। X की जगह कोई सा भी हैलोजन ले सकते हो। इस प्रकार से एक दूसरे से अधिक प्रकार के एल्किल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप को यहाँ पे जोड़ जोड़ के बहुत सारा एग्जाम्पल इसका बन सकता है। ठीक, अब यहाँ पे जो R है इसके जगह पे फेनिल ग्रुप को भी ले सकते हो। फेनिल माने कि बेंजीन रिंग वाला C6H5 फेनिल कहलाता है, और ONa, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, फेनिल ग्रुप है तो फिना ऑक्साइड होगा, और यहाँ पे मेथिल ब्रोमाइड लिया है। इस प्रकार से बहुत सारा क्या है उसका R के जगह में कोई सा भी एल्किल ग्रुप या फिर फेनिल ग्रुप को लेकर के, और X के जगह में कोई सा भी एल्किल और फेनिल ग्रुप को लेकर के इसी अभिक्रिया को बहुत सारे एग्जाम्पल में देख सकते हैं। यहाँ पे देखो C6H5OCH3 जब बनता है तो इसका नाम रहता है एनिसाल, और C6H5OC2H5 बनता है तो इसका नाम है फिनेटॉल। यहाँ पे जो C6H5 है ये एक R का काम करेगा और CH3 दूसरा R का काम करेगा, और बीच में है O, तो RO R हो गया, माने कि ईथर है। यहाँ पर भी फेनिल ग्रुप R और C2H5 दूसरे R का काम करेगा और बीच में है O, तो ये भी एक प्रकार के ईथर फॉर्मेशन की विधि है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस विधि के गुण और दोष दिया हुआ है। ये एक और दिया हुआ है कि डाईमेथिल सल्फेट और सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया से भी एथिल मेथिल ईथर का निर्माण हो सकता है, या फिर डाईमिथाइल सल्फेट प्लस सोडियम फिनॉक्साइड के साथ भी जब इसको ट्रीट करेंगे तो मिथॉक्सी बेंजीन का निर्माण हो सकता है। तो ये दोनों भी एक प्रकार के ईथर हैं। इस विधि के में सरल तथा मिश्रित दोनों प्रकार के ईथर बनाए जा सकते हैं, माने दोनों टाइप का ईथर बन जाएगा। यदि एथिल टर्सरी ब्यूटिल ईथर बनाना हो तो सोडियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड को लिया जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से इसमें क्या कर सकते हैं, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री प्रकार से भी ईथर का निर्माण हो सकता है। इसके लिए क्या करना चाहिए, 2 डिग्री या 3 डिग्री प्रकार के हैलाइड का निर्माण करना चाहिए। जब एल्किल हैलाइड ले हो हमेशा 1 डिग्री प्रकार का होना चाहिए। जो एल्किल हैलाइड लेते हैं उसको हमेशा 1 डिग्री होना चाहिए। इसी प्रकार यदि एरोमेटिक ईथर हमको बनाना है तो वहाँ पे बेंजीन रिंग वाले हैलाइड को नहीं लिया जा सकता, क्योंकि एरिल हैलाइड के विस्थापन के लिए क्रियाशीलता कम पाई जाती है। तो इस प्रकार से इनमें कुछ सीमाएं हैं जिनको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे हम लोग देखते हैं इनकी क्रियाविधि। तो जो विलियमसन संश्लेषण की क्रियाविधि है वह अभी जो रिएक्शन देखे उसकी क्रियाविधि के बारे में बताया है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं SN1 अभिक्रिया और SN2 अभिक्रिया। तो इसकी जो क्रियाविधि SN2 प्रकार की होती है, तो SN2 प्रकार की क्रियाविधि में एक ही स्टेप में रिएक्शन होता है। इसको ग्राफ द्वारा देखे हैं पहले। तो जो RO माइनस आयन है RH पे अटैक करेगा। तो RO माइनस आयन कहाँ से बना, सोडियम एथॉक्साइड जो लेते थे ना उसमें का सोडियम प्लस बना करके बाहर निकला है, और RO माइनस बचा है, ये जाके इस पर अटैक करेगा। तो यहाँ पे संक्रमण प्रकार के यौगिक बनेगा, माने कि RO और R के बीच यहाँ पे एक बंध बनने की कोशिश कर रहा है और ये वाला बंध टूटने की कोशिश करेगा। तो इस अवस्था को क्या बोलेंगे, संक्रमण की अवस्था। उसके बाद ये जो X है बाहर निकलेगा,
और इसमें का RO और R ईथर के रूप में बचा रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ईथर का निर्माण होता है और ये उसकी है क्रियाविधि जो SN2 वाले से होगी, इसीलिए एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। अगला जो है एल्किल हैलाइड पर सूक्ष्म सिल्वर ऑक्साइड की क्रिया से, माने कोई सा भी एल्किल हैलाइड लेंगे, एल्किल की जगह में कोई सा भी एल्किल ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कोई सा भी, उसके साथ जब ड्राई प्रकार के सिल्वर ऑक्साइड का रिएक्शन कराएंगे तो ईथर का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद है अगली विधि मिथालीकरण द्वारा। तो मिथालीकरण का मतलब है डाईएजोमीथेन से रिएक्शन कराएंगे किसको, एल्कोहल को। तो कोई सा भी जो एल्कोहल है उसको फ्लोरोबोरिक अम्ल की उपस्थिति में, माने कि जो फ्लोरोबोरिक अम्ल है इसका सूत्र होता है HbF4 या फिर BF3 की उपस्थिति में डाईएजोमेथेन, ये है डाईएजोमेथेन। देखो CH4 का मतलब है मेथेन, तो यहाँ N2 क्या किया है, 2 हाइड्रोजन को हटाया है तो CH2 N2 बना है, तो इसका नाम हो जाएगा डाईएजोमेथेन। ये जब एल्कोहल से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी और क्या बन जाएगा, ईथर का निर्माण होगा। ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा CH2 के साथ और CH3 बना लेगा और इसमें का नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से डाईएजोमीथेन और एल्कोहल से भी क्या बनता है, ईथर का निर्माण होता है। अगली विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ईथर का बनना। देखो यहाँ पे बहुत सारा जो दिया हुआ है उसका मतलब यही है कि जो R लिए है, R के जगह कोई सा भी एल्किल ग्रुप को फिट कर देगा और इसी रिएक्शन को सेम टू सेम उतार देगा। उसके बाद R के जगह यहाँ पे रिंग, बेंजीन रिंग वाले फेनिल ग्रुप को सेट कर दिया है और सेम का सेम उतारा है। तो एक एक मेन को हम लोग पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल को आप लोग को देख करके पढ़ना पड़ेगा। आगे है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से ईथर का बनना। तो ये है एक क्या है, निम्न ईथरों का उच्च ईथर में परिवर्तन के लिए यह विधि यूजफुल है। माने कि जो निम्न ईथर हैं, छोटा छोटा जो ईथर है, उनसे लंबी श्रृंखला वाले ईथर का निर्माण करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे CH3O CH2Cl ये किससे बना है, डाईमेथिल ईथर में जब CH3 के एक H को हटा करके एक Cl ग्रुप जुड़ा है तो ये डाईमेथिल ईथर का हैलोजन भी उत्पन्न है, जिसमें यह ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक RMg, X के जगह में R के जगह में एथिल ग्रुप है, फिर Mg है और X के जगह में क्लोरीन है। ये सब जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3O और इसमें का CH2 और ये C2H5 आपस में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH2, इसका हो जाएगा CH2 और इसी में से बचेगा CH3 और इसमें का Mg, इसमें का Cl और इसमें का Cl बाहर निकल जाएगा। तो लंबी श्रृंखला वाला 4 ठो कार्बन वाला ईथर यहाँ पे बना है और यहाँ पे 2 ठो कार्बन वाला था, 2 ठो कार्बन वाले से 4 कार्बन वाला ईथर बना। तो निम्न ईथर से उच्च ईथर का निर्माण इनके द्वारा कराया जाता है। अगली विधि है एल्काक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन से। एल्काक्सी मर्क्यूरीकरण अपचयन में क्या होगा, कोई सा भी एल्किल ग्रुप लेते हैं प्लस एल्कोहल लेते हैं प्लस मरकरी वाला एक यौगिक लेते हैं। जहाँ भी मर्क्यूरीकरण आएगा वहाँ पे मरकरी वाला यौगिक लेना कंपलसरी है। इसमें देखते हैं कि मर्क्यूरिक ट्राईफ्लोरो एसीटेट, इसका नाम क्या है, मरकरी, फिर 3 ठो फ्लोरीन है ट्राईफ्लोरो एसीटेट, फिर एल्कोहल और एल्किन, यह है एल्किन, यह है एल्कोहल, यह है मरकरी ट्राईफ्लोरो एसीटेट। इन सब के संयोग से यहाँ पे एक योगशील यौगिक का निर्माण होता है और इसी स्टेप को मर्क्यूरीकरण कहा जाता है। ये सब आपस में जुड़ करके एक मरकरी वाले यौगिक का निर्माण करेंगे जो कि मर्क्यूरीकरण या फिर मरकरीकरण कहा जाता है। तो इस स्टेप को आगे अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो इसी जो बना हुआ था फर्स्ट स्टेप में उसको फिर से सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे 2-एथॉक्सीप्रोपेन का निर्माण होगा और ये जो यहाँ से ये मरकरी वाला
एक हम लोग देखे थे ना ऑक्सीमर्क्यूरीकरण और बीमर्क्यूरीकरण वाला रिएक्शन, उसी रिएक्शन को यहाँ पे बताया है कि जो HgCOOCF3 था उसकी जगह पे H आकर के जुड़ जाएगा तो ये जो CH2 था CH3 में चेंज हो जाएगा और यहाँ का जो OC2H5 था ये सेम यहाँ पे रहेगा। तो एक प्रोडक्ट बना। अब उसके बाद यहाँ से इसमें देखो ये एक पूरा एल्किल ग्रुप है और बीच में O है और ये एक ठो एल्किल ग्रुप है, तो ये एथॉक्सी प्रोपेन बना। तो ये एक प्रकार का ईथर का निर्माण यहाँ भी हो रहा है क्योंकि ये पूरा R में आएगा, फिर O और ये पूरा एक R का निर्माण करेगा। अगली जो विधि है एल्किन तथा एल्कोहल के योग से, यह एल्किन जिसमें डबल बंध पाया जाता है एल्किन कहलाता है और यह एल्कोहल दोनों का जब योग करते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, और यह जो विधि है मार्कोनी का नियम के अकॉर्डिंग होगी। इसमें क्या होगा, इसका जो धनात्मक भाग है माने कि जो मेथेनॉल को जब दो भागों में तोड़ेंगे तो इसका H प्लस के रूप में टूटेगा और ये सब माइनस के रूप में टूटेगा। तो इसका धनात्मक भाग जो है माने कि H प्लस है उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ दो ठो कार्बन है, तो इस कार्बन पे दो ठो हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन इस कार्बन पे जाके जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे दो ठो है, तो ज़्यादा हाइड्रोजन यहीं पे है, तो इसका H प्लस वाला भाग यहाँ पे जाके जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा CH3 और जो OCH3 है वो C पे जा कर के जुड़ेगा, तो टर्सरी ब्यूटिल मेथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो विधि है वह एल्किन और एल्कोहल, यह एल्किन और यह एल्कोहल, इनके योग से मार्कोनी का उपयोग द्वारा ईथर का निर्माण होता है और यह ईथर टर्सरी ब्यूटिल प्रकार का ईथर होगा। तो ये हो गई इसको बनाने की विधि। तो इसको अगर नहीं देखोगे फिर भी चलेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ईथरों के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ईथर। तो भौतिक गुण में सबसे पहले भौतिक अवस्था, रंग तथा गंध, इसको आप लोग पढ़ लेना क्योंकि कई बार हम लोग हर चीज़ का भौतिक गुण पढ़ते हुए आए हैं। तो ये रंगहीन रहता है, सुगंध वाला है, वाष्पशील यौगिक है, ये सब तो समझ में आ जाएगा। फेनिटॉल रंगहीन द्रव है। डाइफेनिल ईथर कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाया जाता है। एरोमेटिक ईथर जहरीले प्रवृत्ति के रहते हैं, ये सब होगा। द्विध्रुव प्रकृति में क्या होगा कि ईथर की आकृति भी जैसी होती है। देखो ये ROR, तो R में एल्किल ग्रुप रहता है, तो एल्किल ग्रुप में कार्बन रहेगा, तो दो ठो R है तो दोनों का कार्बन रहेगा और दोनों का कार्बन और ऑक्सीजन, तो इस प्रकार के भी प्रकार की आकृति होगी। इसमें ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी गुण या इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रकृति का होगा और कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रकृति का होगा। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी या इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेंगे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे और ऑक्सीजन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखेगा और ऑक्सीजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो ये दोनों दान करेंगे तो इस पर प्लस चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। तो एक तरफ प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा है, दूसरी तरफ माइनस आवेश उत्पन्न हो रहा है, तो इस पर क्या उत्पन्न हो गया, दो ठो ध्रुव उत्पन्न हो गया, दो ठो पोल उत्पन्न हो गया, इसीलिए इसको डाईपोल या फिर द्विध्रुव आघूर्ण इसमें उत्पन्न होता है, ऐसा कहा गया है। आगे देखते हैं क्वथनांक। तो एल्कोहल की तुलना में जो ईथर का क्वथनांक है वह, ईथर चूँकि कम ध्रुवीय होता है एल्कोहल की तुलना में, इसलिए इनमें हाइड्रोजन बंध की संभावना भी कम पाई जाती है ईथर में। इस कारण से जो एल्कोहल की तुलना में इनके क्वथनांक बहुत कम पाए जाएंगे, जबकि समान अणुभार वाले एल्केनों की तुलना में अधिक नज़दीक इनके क्वथनांक का मान पाया जाता है। यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है हर चीज़ का क्वथनांक, इसको देख लेना। आगे देखते हैं जल में विलयता। तो क्या करेगा, जैसे एल्कोहल वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता था, उसी प्रकार से जो ईथर है ROR और ये है वाटर का अणु H2O, तो हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन जल का और ईथर का ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन बंध बनाएगा।
इसी प्रकार से जल का ऑक्सीजन और ईथर का आर वाला भी इधर हाइड्रोजन बंध बनाएगा, तो इसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, जिसके कारण ये क्या होगा, जल में विलय होगा और ईथर के ऑक्सीजन पर पर्याप्त ऋण आवेश होता है, इसलिए जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना करके जल में विलयता का गुण प्रदर्शित करेंगे। अगला इसका गुण है घनत्व। तो सभी ईथरों का जो घनत्व होता है वो जल से कम रहेगा, इसलिए ये क्या होंगे, जल से हल्के प्रकार के होते हैं। आगे देखेंगे ईथरों के रासायनिक गुण या फिर केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।